भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने फाइनली कौन से देश की रिक्वेस्ट मान ली है, कैसे सऊदी अरेबिया ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जाकर एक बहुत ही बड़े रोल ओवर की अनाउंसमेंट कर दी है, अमेरिका ने भारत की कंपनी के ऊपर सैंक्शंस क्यों लगा दिए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत के ऊपर क्या आरोप लगाए हैं, इजराइल के साथ दोस्ती करने के लिए भारत को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। अब ये डेवलपमेंट्स भारत के ऊपर क्या और कितना इम्पैक्ट डालेंगी ये समझना भी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं भारत और यूक्रेन के बारे में, क्योंकि यूक्रेन की सरकार ने एक स्टेटमेंट इशू कर भारत की सरकार को घेरने की कोशिश की थी और कहा था कि भारत दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन अरेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि फाइनली भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर ली है। जयशंकर सर ने फोन कॉल के बाद एक स्टेटमेंट भी इशू की है जिसमें कहा गया कि कमर्शियल शिप्स के ऊपर हमले हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हमने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और पीस टॉक्स के ऊपर बात की और हमारा मानना है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनकी वजह से फ्यूल, फर्टिलाइजर्स और फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। हम आगे भी संपर्क में रहेंगे, ये कहना है जयशंकर सर का, यानी काफी नपी तुली सी न्यूट्रल सी स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को लेकर। अब ये कहीं ना कहीं भारत को भी चिंतित करने वाली खबर है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है और इस न्यूज को पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने भी वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF की मीटिंग्स के दौरान कंफर्म कर लिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान को जो सऊदी अरेबिया को $5 बिलियन के लोन की रीपेमेंट करनी थी, उसको सऊदी अरेबिया ने अगले 3 साल के लिए डेफर कर दिया है, रोल ओवर कर दिया है। यानी अब सऊदी अरब को जो $5 बिलियन पाकिस्तान को वापस देने थे, उसके लिए पाकिस्तान की सरकार को 3 साल का टाइम और मिल गया है। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहले पाकिस्तान को लोन रोल ओवर के लिए हर साल रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, जिसके बाद हर साल सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर लोन को 1 साल के लिए डेफर कर देता था। मगर इस बार ये सीधा 3 साल के लिए रोल ओवर दे दिया गया है, एक ही बार में 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे क्या था कि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती थी कि कुछ महीनों के बाद सऊदी अरेबिया को पैसे वापस करने हैं और पाकिस्तान की सरकार के ऊपर हमेशा एक प्रेशर बना रहता था। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार अगले 3 साल के लिए टेंशन फ्री हो गई है और पाकिस्तान अपने फाइनेंसेस को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। साल 2028-29 तक के लिए पाकिस्तान के ऊपर अब कोई भी प्रेशर नहीं है। इसके साथ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब ने यह भी बताया है कि सऊदी अरेबिया ने सिर्फ पुराने लोन को डेफर नहीं किया है, यानी एक $3 बिलियन का नया डिपॉजिट करने का भी पाकिस्तान को वादा किया है, यानी एक और नया लोन। अब ये नया $3 बिलियन अगले 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाएगा, ये कहना है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का। अब इसका मतलब है कि सऊदी अरब का कुल डिपॉजिट पाकिस्तान के पास $8 बिलियन हो जाएगा, जिसके बाद सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैश डिपॉजिटर बन जाएगा। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया का लोन 4% के इंटरेस्ट के ऊपर है, जो कि चाइना के कैश डिपॉजिट के रेट से भी आधे से ज्यादा कम इंटरेस्ट रेट पर है और कमर्शियल मार्केट से भी आधे से भी कम है। पहले पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट और अब ये नया $5 बिलियन का लोन एक्सटेंड करना, बल्कि उसके साथ साथ $3 बिलियन का नया डिपॉजिट करना, ये दिखाता है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान अब बहुत ही ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाए सैंक्शंस को वायलेट करने के लिए उल्टा भारत के ऊपर ही नए सैंक्शंस लगा दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने भारत, चाइना, रशिया और ईरान, इन देशों की 6 एंटिटीज और इनके ऑफिशियल्स के ऊपर नए सैंक्शंस अनाउंस किए हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि ये ईरान की एयरलाइन कंपनी महान एयर और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को सपोर्ट दे रहे थे। अब सवाल उठता है कि महान एयर का नाम क्यों आ रहा है, जो कि ईरान की एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी है। अमेरिका का कहना है कि महान एयर IRGC के इन्फ्लुएंस में काम करती है। महान एयरलाइन हथियार, मिलिट्री पर्सनल्स और इक्विपमेंट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर जाकर इनकी ट्रांसपोर्टेशन में IRGC की मदद करती है। अब ये जो महान एयर है, इसके ऊपर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने साल 2011 से ही सैंक्शंस लगा कर रखे हुए हैं और कहा था कि दुनिया के बाकी देश जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी महान एयरलाइन के साथ लिंक ना रखें। अब मसला ये है कि अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद दुनिया में 10 से 12 देश अभी भी ऐसे हैं जो इन सैंक्शंस को नहीं मानते हैं और महान एयरलाइन के साथ फ्लाइट कनेक्टिविटी को मेंटेन कर रहे हैं। अब उनमें भारत, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, टर्की, UAE, इराक और कुछ गिने चुने देश भी शामिल हैं। नॉर्मली अमेरिका इनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाता था, लेकिन अब अचानक से US ट्रेजरी ने महान एयर के साथ लिंक रखने वाली 6 कंपनीज की एक लिस्ट जारी करते हुए नए सैंक्शंस अनाउंस किए हैं।
इन सैंक्शंस में चाइना की एक कंपनी है और एक इंडिविजुअल है, जबकि भारत की एक कंपनी है, रशिया की भी एक कंपनी है और ईरान की एक कंपनी और एक इंडिविजुअल के ऊपर सैंक्शंस की अनाउंसमेंट हुई है। महान एयर की कनेक्टिविटी तो खैर कई सारे देशों के साथ है, लेकिन इस बार केवल 3 ही देश भारत, चाइना और रशिया को लपेटे में लिया गया है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक भारत की स्काइज ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड इंडिया नाम की कंपनी ने महान एयर और आईआरजीसी को सेल्स, लॉजिस्टिक्स और कमर्शियल सपोर्ट दी है और ये कंपनी महान एयर की जनरल सेल एजेंट यानी जीएसए के रूप में काम कर रही थी। महान एयरलाइन के लिए टिकट सेल्स करना, कार्गो बुकिंग्स करना, मार्केटिंग, रिजर्वेशन और ऑपरेशनल एंड कमर्शियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये काम कर रही थी, जिसकी वजह से महान एयर को इंडिया में बिजनेस चलाने में मदद मिल रही थी। भारत की कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाने के बाद अमेरिका ने कहा है कि महान एयर आईआरजीसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लिए पर्सनल वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करती है, इसलिए भारत को इनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल या कमर्शियल सपोर्ट ना दी जाए। ऐसा करना एक आतंकवादी एंटरप्राइज को जिंदा रखने में मदद करना होगा। इसलिए हम पहले ही क्लियर करना चाहते हैं, किसी भी देश की कंपनी महान एयर या किसी भी सैंक्शन्ड ईरानियन कैरियर के साथ बिजनेस ना करे। वो इसके गंभीर जोखिम और परिणामों के बारे में पहले से समझ ले। जो भी एंटिटीज महान एयर की कमर्शियल ऑपरेशंस में सपोर्ट देती है, उन्हें भी सैंक्शंस के दायरे में लाया जा सकता है। ये कहना है अमेरिका का। यानी इन लोगों का जो मन होगा, जिस भी कंपनी के ऊपर मन आएगा, उसको सैंक्शंस के दायरे में लाएंगे। महान एयर की फ्लाइट कनेक्टिविटी 12 से 15 कंट्रीज के साथ है, लेकिन इनको जिस कंट्री का नाम पसंद नहीं आएगा उनके खिलाफ सैंक्शन लगा देंगे और बाकियों को छोड़ देंगे। ये तरीका इनका चीजों को हैंडल करने का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, इजराइल और गाजा को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन राइट एनजीओस में से एक एमनेस्टी इंटरनेशनल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इजराइल ने जो गाजा को फ्लैट करने के लिए हथियार इस्तेमाल किए हैं, उनमें भारत के हथियार बड़ी मात्रा में होने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक नई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में चिंता जताई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की कंपनीज लगातार इजराइल को हथियार बेचे जा रही हैं, जिसकी वजह से भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में भागीदारी का खतरा बन गया है। एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट का नाम रखा है मेड इन इंडिया द सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड एमुनिशन टू इजराइल, और इसमें इन्वेस्टिगेटर्स ने 7 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2025 के बीच भारत से इजराइल भेजे गए 2500 से ज्यादा हथियारों की शिपमेंट्स का एनालिसिस किया है। एमनेस्टी के मुताबिक भारतीय कंपनीज ने इजराइल को कम से कम 3,90,000 से ज्यादा स्मॉल आर्म्स के पार्ट्स, 5,64,000 से ज्यादा एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस के पार्ट्स, जिसमें ड्रोन वॉरहेड्स और आर्टिलरी शेल भी शामिल थे, और उसके बाद 298 मिलिट्री व्हीकल्स के कंपोनेंट सप्लाई किए हैं। और एमनेस्टी ने खुद कहा है कि यह आंकड़ा अभी भी कम है, क्योंकि इसमें सिविलियन यूज वाले शिपमेंट उनको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 3 सरकारी कंपनीज जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर आती हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड और एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। यानी इन तीनों कंपनीज ने इजराइल को हाई एक्सप्लोजिव आर्टिलरी शेल्स, सेमीकंडक्टर आइटम्स, इंफ्रारेड सेंसर्स और मोटरार लॉन्चर्स सप्लाई किए हैं, जबकि प्राइवेट कंपनीज ने भी मशीन गन के पार्ट्स, कंपोनेंट्स, बोल्ट कैरियर्स, ऑटोमेटिक सेयर्स, आर्टिलरी राउंड्स की बॉडी, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, एक्सप्लोजिव वॉरहेड्स ये सब भेजे हैं, जिनका मलबा गाजा में मिला है। यानी जो भारत की तरफ से हथियार इजराइल को दिए गए हैं, उनका मलबा पूरे गाजा में पड़ा हुआ है, ये कहना है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। इसके आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अथॉरिटीज को पता था कि इस ट्रांसफर से इंटरनेशनल कानून का गंभीर उल्लंघन होने का खतरा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इजराइल के खिलाफ रूलिंग दी थी, और इन हथियारों की वजह से इजराइल के हमलों में 73,000 से ज्यादा फलस्तीनियंस की जान गई है और 1,73,500 से ज्यादा घायल हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग भारत भी इन सब के लिए भागीदार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत सरकार से मांग की है कि इजराइल को तुरंत सभी तरह के आर्म्स ट्रांसफर के ऊपर रोक लगा दी जाए, यानी कि इजराइल के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगाया जाए और एक्सपोर्ट लाइसेंस देते समय कानूनों में ह्यूमन राइट चेक्स को भी शामिल किया जाए। यानी जब भारत किसी भी कंट्री को हथियार बेचता है, तो ये देखे कि वो सामने वाला देश उनको इस्तेमाल करते हुए क्या मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, और अगर वो देश मानव अधिकार का उल्लंघन करता है तो फिर उस कंट्री को हथियार ना बेचे जाएं। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत से कहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान की लड़ाई को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। 28 फरवरी को ईरान वॉर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से न सिर्फ भारत के क्रू मेंबर्स बल्कि मिडिल ईस्ट के कई सारी गल्फ कंट्रीज के अंदर रह रहे वहां पर कई सारे इंडियंस इस युद्ध का शिकार हुए हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया गया था, इसलिए वहां भी इंडियंस की कैजुअलिटी हुई थी। इसी को लेकर भारत सरकार ने एक डेटा जारी किया है, जिसमें बताया है कि 28 फरवरी के बाद से ईरान वॉर के कारण मिडिल ईस्ट में अभी तक कितने इंडियंस का लॉस हुआ है।
यानी जो एयरपोर्ट्स, रिफाइनरीज, फैक्ट्रीज, कमर्शियल शिप्स, ऑयल टैंकर्स, सभी कंट्रीज का डेटा ऐड कर सरकार ने एक नंबर बताया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्तिवर्धन सिंह सर ने पार्लियामेंट में बताया है कि अभी तक 16 इंडियंस की जान गई है, जिसमें से 10 सी फेयरर्स थे, यानी 10 कमर्शियल शिप्स के ऊपर डिप्लॉयड थे। बाकी के 6 इंडियंस अलग अलग कंट्रीज में थे। इनमें से कोई फैक्ट्री में काम कर रहा था, कोई रिफाइनरीज के अंदर जॉब करता था, तो कोई एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ था। टोटल भारत के 16 लोगों की कैजुअलिटीज हुई हैं। उसके बाद भारत सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि 75 इंडियन नेशनल्स इन हमलों में घायल भी हुए हैं, यानी कि 75 लोगों को इंजरी आई है, जिसमें से मैक्सिमम लोगों को भारत वापस ला लिया गया है। अमेरिका और ईरान के बाद भारत वो तीसरा देश है जिसके इस युद्ध में इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज और इंजरीज सामने आ रही हैं, जबकि भारत का इस युद्ध से कुछ लेना देना भी नहीं है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मोदी सरकार और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने मिडिल ईस्ट के पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया है, ईरान अमेरिका वॉर के ऊपर जो भारत के विदेश मंत्रालय की अप्रोच रही है, क्या आप उसको सही मानते हैं? हाँ या फिर ना? भारत को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और भी आक्रामक, एग्रेसिव होना चाहिए था? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।